पत्रों की एक श्रृंखला में उत्तरी ध्रुव के लिए जाने वाले जहाज के कप्तान रॉबर्ट वॉल्टन ने इंग्लैंड में अपनी बहन को अपने खतरनाक मिशन की प्रगति के बारे में बताया। प्रारंभ में सफल, मिशन जल्द ही अगम्य बर्फ से भरे समुद्र के कारण बाधित हो जाता है। फंसे हुए वॉल्टन का सामना विक्टर फ्रैंकस्टीन से होता है, जो बर्फ पर कुत्ते द्वारा खींची गई स्लेज से यात्रा कर रहा है और ठंड से कमजोर हो गया है। वॉल्टन उसे जहाज पर ले जाता है, उसकी देखभाल करके उसे फिर से स्वस्थ कर देता है और फ्रैंकस्टीन द्वारा बनाए गए राक्षस की शानदार कहानी सुनता है। विक्टर सबसे पहले जिनेवा में अपने प्रारंभिक जीवन का वर्णन करता है। एलिजाबेथ लावेंजा 1818 संस्करण में उनके चचेरे भाई, 1831 संस्करण में उनकी दत्तक बहन और मित्र हेनरी क्लेयरवेल की कंपनी में बिताए गए आनंदमय बचपन के अंत में विक्टर प्राकृतिक दर्शन और रसायन विज्ञान का अध्ययन करने के लिए इंगोलस्टेड विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है। वहां वह जीवन के रहस्य को खोजने की इच्छा से ग्रस्त हो जाता है और कई वर्षों के शोध के बाद आश्वस्त हो जाता है कि उसने इसे पा लिया है। उस ज्ञान से लैस जिसकी वह लंबे समय से तलाश कर रहा था, विक्टर कई महीनों तक शरीर के पुराने अंगों से एक प्राणी बनाने में लगा रहता है। एक चरम रात्रि में अपने अपार्टमेंट की गोपनीयता में वह अपनी रचना को जीवंत कर देता है। हालांकि जब वह अपने द्वारा रची गई राक्षसीता को देखता है तो वह दृश्य उसे भयभीत कर देता है। रात की भरपूर नींद के बाद अपने ऊपर मंडराते राक्षस के साये के कारण वह सड़कों पर भागता है और अंततः पश्चाताप में भटकता रहता है। विक्टर हेनरी से मिलता है, जो विश्वविद्यालय में पढ़ने आया है, और वह अपने दोस्त को अपने अपार्टमेंट में वापस ले जाता है। यद्यपि राक्षस चला गया है, विक्टर बुखार जैसी बीमारी में पड़ जाता है। अपने भयानक कृत्य से आहत होकर विक्टर अपने परिवार और स्वास्थ्य के लिए जिनेवा लौटने की तैयारी करता है। हालांकि इंगोलस्टेड से प्रस्थान करने से ठीक पहले उसे अपने पिता से एक पत्र मिला, जिसमें बताया गया कि उसके सबसे छोटे भाई विलियम की हत्या कर दी गई है। दुखी होकर विक्टर जल्दी से घर चला जाता है। जंगल से गुजरते समय जहां विलियम का गला घोंटा गया था, उसकी नज़र राक्षस पर पड़ी और उसे यकीन हो गया कि राक्षस ही उसके भाई का हत्यारा है। जिनेवा पहुंचने पर विक्टर को पता चलता है कि जस्टिन मोरित्स, एक दयालु, सौम्य लड़की जिसे फ्रैंकस्टीन परिवार द्वारा गोद लिया गया था, पर आरोप लगाया गया है। उसके निर्दोष होने के दावे के बावजूद उस पर मुकदमा चलाया गया, उसकी निंदा की गई और उसे मार डाला गया। विक्टर इस ज्ञान के साथ निराश और दोषी हो जाता है कि जिस राक्षस को उसने बनाया है वह 2 निर्दोष प्रियजनों की मौत की जिम्मेदारी लेता है। अपने दुख को कम करने की उम्मीद में विक्टर पहाड़ों पर छुट्टियां बिताने जाता है। एक दिन जब वह अकेला था, एक विशाल ग्लेशियर को पार करते हुए राक्षस उसके पास आया। राक्षस विलियम की हत्या की बात स्वीकार करता है, लेकिन समझने की प्रार्थना करता है। अकेला, त्यागा हुआ और निराश, वह कहता है कि उसने अपने क्रूर निर्माता विक्टर को घायल करने के हताश प्रयास में विलियम पर हमला किया। राक्षस विक्टर से उसके लिए एक साथी बनाने का आग्रह करता है, एक राक्षस जो उसके एकमात्र साथी के रूप में सेवा करने के लिए उतना ही विचित्र है। दूसरा राक्षस बनाने की संभावना से भयभीत होकर विक्टर ने पहले तो मना कर दिया। हालांकि राक्षस वाक्पटु और प्रेरक है और वह अंततः विक्टर को मना लेता है। जिनेवा लौटने के बाद विक्टर एक महिला राक्षस के निर्माण के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए हेनरी के साथ इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। हेनरी को स्कॉटलैंड में छोड़कर वह ऑर्कने में एक निर्जन द्वीप पर एकांत में रहता है और अपनी पहली सफलता को दोहराने के लिए अनिच्छा से काम करता है। एक रात अपने कार्यों की नैतिकता के बारे में संदेह से आहत होकर विक्टर ने खिड़की से बाहर देखा और राक्षस को डरावनी मुस्कान के साथ उसकी ओर घूरते हुए देखा। अपने काम के संभावित परिणामों से भयभीत होकर विक्टर अपनी नई रचना को नष्ट कर देता है। राक्षस क्रोधित होकर बदला लेने की कसम खाता है और कसम खाता है कि वह विक्टर की शादी की रात विक्टर के साथ रहेगा। उस रात बाद में विक्टर एक नाव को झील पर ले जाता है और दूसरे प्राणी के अवशेषों को पानी में फेंक देता है। हवा तेज हो जाती है और उसे द्वीप पर लौटने से रोकती है। सुबह में वह खुद को एक अज्ञात शहर के पास किनारे पर पाता है। उतरने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सूचित किया गया कि पिछली रात खोजी गई हत्या के लिए उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। विक्टर हत्या के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार करता है, लेकिन जब शव दिखाया गया तो वह अपने दोस्त हेनरी क्लेयरवेल को देखकर चौंक गया, जिसकी गर्दन पर राक्षस की उंगलियों के निशान थे। विक्टर बीमार पड़ जाता है, पागल हो जाता है और बुखार से पीड़ित हो जाता है
और उसके ठीक होने तक उसे जेल में रखा जाता है, जिसके बाद उसे अपराध से बरी कर दिया जाता है। अपने पिता के साथ जिनेवा लौटने के तुरंत बाद विक्टर ने एलिजाबेथ से शादी कर ली। वह राक्षस की चेतावनी से डरता है और संदेह करता है कि उसकी शादी की रात उसकी हत्या कर दी जाएगी। सतर्क रहने के लिए वह एलिजाबेथ को उसका इंतजार करने के लिए भेज देता है। जब वह राक्षस का इंतजार करता है तो वह एलिजाबेथ की चीख सुनता है और उसे पता चलता है कि राक्षस खुद को नहीं बल्कि उसकी नई दुल्हन को मारने का इशारा कर रहा था। विक्टर अपने पिता के पास घर लौटता है, जिनकी थोड़े समय बाद दुहक से मृत्यु हो जाती है। विक्टर ने अपना शेष जीवन राक्षस को खोजने और उसका बदला लेने के लिए समर्पित करने की कसम खाई है और वह जल्द ही अपनी खोज शुरू करने के लिए प्रस्थान करता है। विक्टर उत्तर की ओर बर्फ में राक्षस का पता लगाता है। कुत्तों की तलाश में विक्टर लगभग राक्षस को पकड़ ही लेता है, लेकिन उनके नीचे का समुद्र बढ़ जाता है और बर्फ टूट जाती है, जिससे उनके बीच एक न पाटने योग्य अंतर रह जाता है। इस बिंदु पर वॉल्टन का सामना विक्टर से होता है और कहानी वॉल्टन द्वारा अपनी बहन को लिखे चौथे पत्र के समय तक पहुंचती है। वॉल्टन ने कहानी का शेष भाग अपनी बहन को लिखे पत्रों की एक अन्य श्रृंखला में बताया है। जब दोनों लोग मिलते हैं तो विक्टर पहले से ही बीमार था, उसकी हालत बिगड़ जाती है और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कई दिनों बाद जब वॉल्टन उस कमरे में लौटा जिसमें शव पड़ा था, तो वह राक्षस को विक्टर के लिए रोते हुए देखकर चौंक गया। राक्षस वॉल्टन को उसके अत्यधिक अकेलेपन, पीड़ा, घृणा और पश्चाताप के बारे में बताता है। उनका दावा है कि अब जब उनके निर्माता की मृत्यु हो गई है तो वह भी अपनी पीड़ा समाप्त कर सकते हैं। फिर राक्षस मरने के लिए सबसे उत्तरी बर्फ की ओर प्रस्थान करता है। फ्रैंकस्टीन में प्रमुख संघर्ष विक्टर की यह समझने में असमर्थता के इर्द गिर्द घूमता है कि उसके कार्यों का परिणाम होगा। विक्टर पूरी तरह से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है और यह देखने में विफल रहता है कि उसके कार्यों का अन्य व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। राक्षस इस बात की सबसे कड़ी याद दिलाता है कि कैसे विक्टर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने में विफल रहा है। संघर्ष के पहले लक्षण तब दिखाई देते हैं जब विक्टर अपने परिवार और मंगेतर की उपेक्षा करते हुए खुद को इंगोलस्टेड विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई में झोंक देता है। संघर्ष तब और गहरा हो जाता है जब पीढ़ी और जीवन के कारण की खोज में सफल होने के बाद विक्टर पर एक राक्षस बनाने का जुनून सवार हो जाता है। वह यह सोचना बंद नहीं करता है कि उस राक्षस के अनुभव क्या हो सकते हैं, न ही वह इस तथ्य से चकित होता है कि वह अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार की उपेक्षा करता है। वह अपनी महत्वाकांक्षा से इतना ग्रस्त है कि उसे किसी और चीज के बारे में विचार ही नहीं आता। जीवन बनाने की उसकी लापरवाह खोज की बढ़ती कार्रवाई तब चरम पर पहुंच जाती है जब राक्षस को चेतन करने के तुरंत बाद वह डरावनी और घृणा के साथ प्रतिक्रिया करता है और कमरे से भाग जाता है। यह घटना विक्टर और नैतिक जिम्मेदारी के बीच संघर्ष को दर्शाती है। वह राक्षस को बनाने और उसे जीवन में लाने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन जब उसे परिणाम पसंद नहीं आता है तो वह इसे अस्वीकार कर देता है। तनाव तब और बढ़ जाता है जब विक्टर को अपने भाई विलियम की मौत और जस्टिन पर झूठे आरोप के बारे में पता चलता है। हत्या एक और स्थिति पैदा करती है जिसमें विक्टर कार्रवाई करना चुन सकता है या जिम्मेदारी लेने में असफल हो सकता है। वह राक्षस के बारे में जो कुछ जानता है उसका खुलासा करने के बजाय जस्टिन को फांसी देने की अनुमति देकर संघर्ष को बढ़ा देता है। संघर्ष तब और बढ़ जाता है जब राक्षस पहाड़ की चोटियों के बीच विक्टर से मिलता है और उसे अपने द्वारा अनुभव किए गए सभी कष्टों के साथ साथ अपने अकेलेपन और अलगाव की कहानी बताता है। राक्षस और उसके निर्माता के बीच की मुलाकात एक और क्षण है जहां विक्टर संभावित रूप से अपने स्वार्थी रास्ते से हट सकता है। कथानक संभावित समाधान का सुझाव देता है जब विक्टर अनिच्छा से उन दोनों के लिए कहीं दूर जाने के बदले में राक्षस के लिए एक साथी तैयार करने के लिए सहमत हो जाता है। हालांकि संघर्ष तब फिर से शुरू हो जाता है जब विक्टर इस योजना को पूरा करने से बहुत निराश हो जाता है और इसे पूरा करने से पहले मादा राक्षस को नष्ट कर देता है। फिर भी वह इस बारे में नहीं सोचता कि इस लापरवाह विकल्प का क्या मतलब होगा, भले ही राक्षस बदला लेने की कसम खाता हो। विक्टर वास्तव में आश्चर्यचकित होता है जब उसके दोस्त हेनरी क्लेरवल की हत्या कर दी जाती है और फिर जब उसकी मंगेतर एलिजाबेथ की भी हत्या कर दी जाती है, राक्षस के स्पष्ट बयानों के बावजूद कि वह अब विक्टर के जीवन को उन सभी से वंचित करके नरक बनाने के लिए समर्पित है जिसे वह प्यार करता है। एलिजाबेथ की हत्या संघर्ष को उसके अंतिम चरण में ले जाती है, जिसमें विक्टर सभी मौतों का बदला लेने के लिए राक्षस का शिकार करने और उसे मारने की कसम खाता है।
यह प्रतिज्ञा आंशिक रूप से संघर्ष को हल करती है, क्योंकि यह राक्षस को वह देता है जो वह चाहता है। अब उसके पास अपने निर्माता का पूरा ध्यान है और दो व्यक्तियों के भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं। विक्टर द्वारा दुनिया भर में राक्षस का पीछा करने के बाद वह आर्कटिक में पहुंचता है और वॉल्टन का सामना करता है, जिससे कहानी उस बिंदु पर वापस आ जाती है जहां कहानी वॉल्टन से विक्टर में बदल जाती है। विक्टर की यात्राओं ने उसे इतना थका दिया है कि वह अपनी कहानी सुनाने के बाद जहाज पर ही मर जाता है। कहानी में उसकी भूमिका पूरी हो जाती है। उपन्यास का चरमोत्कर्ष। वॉल्टन द्वारा कमरे में राक्षस को खोजने, विक्टर के शव को देखने और रोने से होता है। विक्टर कभी भी उस भूमिका को स्वीकार नहीं करता जो उसने अराजकता और त्रासदी पैदा करने में निभाई, जिसके परिणामस्वरूप कई निर्दोष लोगों की मौत हुई, साथ ही उसकी रचना को भी पीड़ा हुई। विक्टर के विपरीत राक्षस पश्चाताप और आत्मघृणा व्यक्त करता है। यह सुझाव देता है कि वह अंततः अपने निर्माता की तुलना में अधिक मानव बन गया है। वॉल्टन को अंततः राक्षस को अपने दृष्टिकोण से देखने और सुनने को मिलता है और वह जिज्ञासा और करुणा का मिश्रण महसूस करने में सक्षम होता है। उपन्यास की गिरती हुई कार्रवाई जल्द ही राक्षस द्वारा खुद को मारने की अपनी योजना को समझाने और फिर अपनी योजना को पूरा करने के लिए अकेले निकलने के साथ समाप्त होती है।